देखिए ये आज हम लोग इतिहास को देखेंगे, इतिहास का कंप्लीट करेंगे। देखिए इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखिए यहाँ अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन बीता हुआ बात का अध्ययन इतिहास कहलाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है बांटा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है देखिए इतिहास, यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, आध ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में हिस्टोरिक कहते हैं, हिस्टोरिक। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ना, इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, इसमें लिखित स्रोत कोई नहीं मिला। ये में थरिया लोटा मतलब यही सब मिला है, पूरा तात्विक स्रोत मिला है, जितना भी पुराना चीज़ सब बना वो सब इसमें मिला है। और एक होता है आध ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री, इसमें जो है लिखित स्रोत मिला, लेकिन क्या लिखा पते नहीं चला, आया लिखकर अंग भंग लिखकर चल गया, क्या लिखा पते नहीं चला, किसी ने भी नहीं पढ़ पाया आधे ऐतिहासिक काल को। और ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, इसमें बहुत बेहतरीन से लिखा गया पढ़ा गया। तो देखिए पहले हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को जो है ना 4 भाग में इसको बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल उसको बोलते हैं जो पत्थर का, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में ना मानव पूरा खाना बदोश था। मतलब कि खाना बदोश कहने का मतलब सिर्फ उसको खाने से मतलब था, क्या को सिर्फ खाता था और रहता था। देखिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक है, आपको जूम करके बता रहे हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। मतलब कि हम आपको अभी बताया ना कि इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा जाएगा, मतलब पत्थर का काल। देखिए पाषाण काल क्या होता है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। वह समय मतलब एक समय था जिसमें मानव जो है पत्थर के औजार बनाना सीखा था, वो कुल्हाड़ी पत्थर के सब कुछ बनाता था, कुल्हाड़ी ये सब हथियार बनाता था, उपयोग करता था, उसको पाषाण काल कहा गया। ठीक है। और देखिए पूरा पाषाण काल जो है ना, सबसे ज़्यादा मानव समय बिताया पूरा पाषाण काल में। देखिए पूरा पाषाण काल में क्या है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, इस समय को मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश खाद्य संग्रहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। देखिए पूरा पाषाण में सबसे पहले आग का खोज हुआ, और इस समय जो है ना मानव पूरा खाना बदोश था, वो सिर्फ खाना ही जानता था, उसके अलावा कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे पत्थर का औजार बनाना सीखा, तब आग का खोज हुआ पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन पूछेगा आग का खोज कहाँ हुआ, तो पूरा पाषाण काल में जो है आग का खोज हो गया था। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर अब आता है मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या है, यह पूरा पाषाण काल के बाद काल था। पूरा पाषाण काल खत्म हुआ तो देखिए पूरा पाषाण काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मध्य पाषाण काल में जितना भी सबसे अंतिम का कार्य है ना, वो अंत्योष्टि कार्यक्रम वो सब हुआ मध्य पाषाण काल में। पूरा हथियार, और मध्य पाषाण काल का जो हथियार था वो एकदम छोटा छोटा होता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल का। और नौ या उत्तर पाषाण काल, देखिए इसको पढ़ते हैं क्या है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका घड़ा की खोज कर दी। देखिए
देखिए पूरा पाषाण काल में तो मानव पूरा खाना बदोश था, सिर्फ उसको खाना खाने से मतलब था। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तो मानव इसमें थोड़ा सा अच्छा से रहने लगा, मतलब कि सब कुछ थोड़ा सा जानकारी इसको मिलने लगा। यहाँ से पशुपालन का जो प्रारंभ हो गया था। देखिए पशुपालन प्रारंभ हो गया था पूरा, देखिए यहाँ पे प्रारंभ पाषाण काल से है जो है ना, पशुपालन का जो है साक्ष्य मिलने लगा। यहाँ पे प्रारंभ हो गया था और यहाँ पे मनका का खोज कर दिया, घड़ी का खोज हो गया यहीं पे नव पाषाण काल में, नव या पाषाण काल। देखिए यहाँ पे क्या है, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं थी। देखिए मानव सबसे पहले खेती जो है 7000 ईसा पूर्व को, 7000 ईसा पूर्व को हम BC भी लिख सकते हैं। तो 7000 पहले मानव ने खेती प्रारंभ की पाकिस्तान में और सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच। पाकिस्तान में एक जगह है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जो है की थी। यह पहला कृषि जौ और गेहूं की थी। पहला कृषि जौ और गेहूं की थी, ठीक है। और इधर सिंधु घाटी सभ्यता है। हाँ यहाँ पे आप देखिए, हाँ देखिए, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था ताम्र पाषाण काल। इसमें जो ताम्र पाषाण काल से तो सीधा ही पता चलता है कि तांबा का खोज तो इसमें हुआ ही होगा। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का सबसे अंतिम समय कौन था? ताम्र पाषाण काल। इस समय तांबा की खोज हुई थी। इस काल में ताम्र पाषाण काल में जो है ना तांबा की खोज हो गई थी, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण कहा गया। जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। देखिए अब यहाँ पे किस काल में मानव आखेट यानी शिकार था? किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में जो है मानव आखेट था, शिकार था, वो खाना बदोश था, खोजता था, पत्थर का औजार बनाना, आग का खोज हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा मानव समय कहाँ बिताया? तो पूरा पाषाण काल में बिताया, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 इसमें है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद का कोलडिहवा से मिला। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोलडिहवा में मिला। अब आते हैं आधे ऐतिहासिक तो हम आपको बताए थे कि आधे ऐतिहासिक में जो है लिखित स्रोत तो मिला, लेकिन इसमें क्या लिखा? अंग भंग लिख कर चल गया, क्या लिखा पत्ते नहीं चला। तो इसको बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल, मतलब आधा लिख कर चल गया, मतलब किसी ने पढ़ ही नहीं पाया, ऐसा लिखा जो किसी ने भी नहीं पढ़ पाया, आज तक नहीं पढ़ पाया है। देखिए और यहाँ पे अब देखिए, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। अभी हम आपको बताया है कि आधे ऐतिहासिक काल में जो मानव लिखकर चला गया उसको कोई पढ़ा ही नहीं, या वही पढ़ सकता है जो उसने लिखा है। किंतु लिखित तथा साक्ष्य मिले हैं, लिखित मिला है, लिखित का साक्ष्य मिला है। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इससे सिंधु सभ्यता को रखते हैं, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे आ गया सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं सिंधु सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, तट मतलब समुद्र किनारा, तो इसीलिए इसको नाम सिंधु सभ्यता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। देखिए हड़प्पा बोलिए तब या सिंधु सभ्यता बोलिए तब बात बराबर, ये दोनों एक ही नाम है। अतः इसके हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता को जो जानकारी दिया वो चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता की खुदाई कब हुआ? तो 1921 में हुआ। दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे किया था, ठीक है, रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली चीज़ बहुत है, 9 चीज़ मिला है, बहुत चीज़ मिला है। देखिए दिया था सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण
जेम्स कनिंघम ने किया, मतलब सर्वेक्षण जो है वो कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैली थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार देखिए, हम आपको अभी बताए थे ना, सिंधु सभ्यता का जो खुदाई किया वो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे किया। 1921 में रावी नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। देखिए हम आपको अभी बनाकर बता रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे ले लेना है, ऐसे ले लेना है। इधर हो गया नॉर्थ मतलब कि उत्तर, और इधर हो गया साउथ मतलब कि दक्षिण, इधर हो गया ईस्ट मतलब कि पूरब, और इधर हो गया वेस्ट मतलब कि पश्चिम। तो देखिए, तो उत्तर में जो है ना नॉर्थ में यहाँ पे जगह था मांडा। यहाँ पे नॉर्थ में मांडा जगह था। एक मिनट देखिए, यहाँ पे मांडा था। देखिए यहाँ पे नॉर्थ में जो है मांडा हम एम से लिख देते हैं। और इधर जो था वेस्ट में साउथ में था दैमाबाद, डी से दैमाबाद लिख देते हैं। उसके बाद जो है वेस्ट में सुरकोटदा था। क्या था? सुरकोटदा। सुटका गेंडोर था, सुटका गेंडोर था। हम यहाँ पे सुटका गेंडोर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। देखिए त्रिभुजाकार होना गया। इसका पूरब में उतना विस्तार नहीं था, सिंधु सभ्यता के पूरब में विस्तार नहीं था, तो इसका जो है देखिए त्रिभुजाकार हो गया। देखिए हम आपको अभी सिर्फ ये बता रहे हैं। ये इधर था मांडा, एम से मांडा, उत्तर में मांडा था, और दक्षिण में था दैमाबाद, और इधर वेस्ट में यानी पश्चिम में था सुतका गेंडोर एस से। तो देखिए इसका त्रिभुजाकार होना गया। देखिए हो गया त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार थी वो त्रिभुजाकार थी, ठीक है। और इसका पूरब में उतना विस्तार नहीं था, पूरब में सिंधु सभ्यता का विस्तार उतना नहीं था। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया त्रिभुजाकार था। हम आपको ये तो बता दिए सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब देखिए चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है। चनहुदड़ो एक फिल्म भी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। जूम आउट। देखिए यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है मांडा। ये सब सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। हम आपको बताए थे अभी कि सिंधु सभ्यता जो है ना पूरे दुनिया में, विश्व में सबसे पहले शहरी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास जो है इतना, सिंधु सभ्यता पूछेगा कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम आपको बताए थे कि बीसी भी आप लोग कह सकते हैं ईसा पूर्व को, ठीक है। तो ये है, देखिए यहाँ पे त्रिभुजाकार बताया हुआ है। देखिए उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए उत्तर में है मांडा, चिनाब नदी के किनारे है उत्तर में, और पूरब में है आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और साउथ में, दक्षिण में है दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे है, और यहाँ पे पश्चिम में है सुतका गेंडोर। यहाँ पे देखिए सुतका गेंडोर दशक नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे, दास्क भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए त्रिभुजाकार कहा था ना, तो इसको इसमें मिला दिए, इसको इसमें मिला दिए, तो यही हो गया। सिंधु सभ्यता का आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार। इसका पूरब में आलमगीरपुर था, पूरब में सिंधु सभ्यता का उतना विस्तार नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब चनहुदड़ो से देखिए, चनहुदड़ो से अब आते हैं। देखिए क्या क्या है चनहुदड़ो में। देखिए मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत था। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो एक पाकिस्तान में है, और इसका अन्नागार मतलब अनाज रखने का जो घर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत था। और सिंधु सभ्यता में जितना भी घर था ना वो पके हुए ईंट का था। सिंधु सभ्यता का जो घर था ना, और वो सड़क पे, उसका दरवाज़ा सड़क पे नहीं खुलता था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर सड़क पे खुलेगा गेट तो उधर से बच्चा आएगा तो गाड़ी सब उसको कुचल देगा। इसीलिए सिंधु सभ्यता का जो घर का दरवाज़ा था ना वो ठीक सड़क पे नहीं खुलता था, घर के पीछे खुलता था और नहीं तो बगल में खुलता था।
लेकिन हम आपको बता देते हैं कि गुजरात का एक धौलावीरा एक ऐसा जगह था, वहाँ से व्यापार होता था। तो व्यापार होने के लिए तो भाई यहाँ पे सड़क पे दरवाज़ा खुलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि लोथल है गुजरात का, तो वहाँ से व्यापार होता था, तो लोथल में जितना भी घर था, इमारत था ना, तो उसका दरवाज़ा खुलता था ठीक सड़क के सामने, ताकि व्यापार अच्छे से हो सके। अगर मान लीजिए कि पीछे दरवाज़ा खोल दिया तो फिर गाड़ी को पीछे ले जाने में दिक्कत होता था। इसीलिए वहाँ का जो है ना लोथल में पूरा घर का दरवाज़ा जो है सड़क के ठीक सामने खुलता था। देखिए चनहुद्रों की खुदाई 1931 में, 1922 में चनहुद्रों की खुदाई 1931 में, और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है ना 1922 में हुआ था। सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ था, ठीक अगले साल। और देखिए चनहुद्रो, यहाँ पे देखिए तो थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखिए, ये हो गया। देखिए इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर थी। पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर थी, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क नदी के तट पर स्थित है, उसके किनारा है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, ठीक है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, हम आपको तो समझाइए दिए हैं उस समय। इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर है। त्रिभुजाकार है, देखिए दक्षिण सीमा, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बना देना है। दक्षिण कह रहा है, यहाँ पे साउथ हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, यानी डब्ल्यू से वेस्ट। तो क्या कह रहा है, इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद, तो दक्षिण यानी साउथ, तो यहाँ पे दैमाबाद था दक्षिण की सीमा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, हाँ अब यहाँ पे स्थल के बारे में बात करते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का खुदाई 1921 में हो गई। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान में एक जगह है माउंट गोमरी, जिला का नाम है, वहीं पर स्थित है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से वस्तु मिली है। देखिए और देखिए सिंधु सभ्यता से क्या क्या चीज़ मिल सकता है, आप लोग गेस कीजिए। तो देखिए सिंधु सभ्यता में कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मतलब समझते हैं, मतलब कि देखिए वो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको तो मृदभांड बोलते हैं। और देखिए कुम्हार का चाक मतलब कि वही मिट्टी का जो बर्तन बनाता था, कपटी, थरिया, लोटा, मिट्टी का जितना भी बर्तन बनाता था उसको बोलते हैं कुम्हार का चाक। और दूसरा है अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब कि अनाज रखने के लिए घर मिला है। श्रमिक आवास मिला है, रहने के लिए घर मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है, वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति, वो भी डांस करते हुए पोज में मिला है, ठीक है। और लकड़ी की ओखली मिला है। लकड़ी का जो वहाँ पे ओखली मिला है, लकड़ का ओखली मिला है। उसके बाद में ताबूत मिला है। ताबूत RH-37 मिला है। हाँ RH-37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान में जो कब्रिस्तान नहीं समझते हैं, डब्बा होता है उसमें लाश को धके के दफना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। हाथी का कपाल मिला है। कपाल मतलब समझते हैं कंकाल, खोपड़िया मिला है हाथी का। और यहाँ पे हाँ हाथी का खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ। यहाँ पे 1921 लिख दिया है। 1921 में तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुआ था। 1922 आप लोग याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ था। राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में किया था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, देखिए यहाँ पे भी 1922 होगा, ठीक है। तो इसकी खुदाई 1922 में 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर मतलब नदी के किनारे है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। टीला मिला है मृतकों का।
टीला मतलब समझते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा लाश मिला है, बहुत ज़्यादा लाश मिला है यहाँ से मृतकों। यहाँ निम्नलिखित में वस्तुएं मिली है देखिए। और हम आपको बताए थे अभी सिंधु सभ्यता में जितना भी चीज़ मिला है हम आपको बताए थे, और मोहनजोदड़ो से जितना भी चीज़ मिला है ना वो सारा का सारा चीज़ पूजा स्थल से है, ठीक है। देखिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मतलब समझते हैं पंडित जी के रहने के लिए घर मिला है, आवास मिला है, और घर कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, मतलब बड़ा स्नानागार मिला है, स्नानागार अन्नागार मिला है। और अन्नागार तो सिंधु सभ्यता में भी मिला था, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है तो मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिला है। उसके बाद में सूती वस्त्र किसका होता है, कपास का होता है, तो कपास का साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सबसे चौड़ी सड़क, देखिए सिंधु सभ्यता में भी सबसे चौड़ी सड़क थी और मोहनजोदड़ो में भी सबसे चौड़ी सड़क है, लेकिन सबसे चौड़ी सड़क है मोहनजोदड़ो का। सिंधु सभ्यता से भी सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो का। और देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, सभागार, हाँ यहाँ पे सभागार। पशुपति शिव, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी मिला है, तांबा का ढेर मिला है। देखिए पशुपति शिव मिला है, कांसा का नर्तकी मिला है, मतलब डांस करते के पोज में एक मूर्ति मिला है, और तांबा का ढेर मिला है। पूछेगा तांबा का ढेर कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से तांबा का ढेर मिला था, फेंकल था ऐसा ही तांबा, ऐसा ही फेंकल था तांबा। तो तांबा का ढेर कहाँ मिला है सर, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब यहाँ पे लोथल सुरकोटदा यहाँ से अब आ जाते हैं, रोपर तो अभी बाद में। हाँ चंदहुदड़ो, देखिए चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो देखिए चंदहुदड़ो की खुदाई 1931 में हो गई थी। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। देखिए दुर्ग रहित मतलब समझते हैं, मतलब कि चंदहुदड़ो में जितना भी इमारत बना है ना उस इमारत के चारों ओर बाउंड्री नहीं है, और जिस इमारत के चारों ओर बाउंड्री है उसको बोलते हैं दुर्ग, सॉरी जिस इमारत के चारों ओर बाउंड्री नहीं है उसको बोलते हैं दुर्ग रहित, और जिस इमारत के चारों ओर बाउंड्री है उसको बोलते हैं दुर्ग सहित। तो यहाँ पे क्या है, दुर्ग रहित, मतलब कि इसका चंदहुदड़ो में जो है ना इमारत के चारों ओर क्या कहते हैं बाउंड्री नहीं है। यह एक औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर है चंदहुदड़ो। देखिए निम्नलिखित में हाँ यहाँ पे वस्तुएं क्या क्या मिले हैं, क्या क्या यहाँ पे सामान मिला है, तो देखिए चंदहुदड़ो से जो है ना फीमेल से संबंधित सामान मिला है। देखिए पहला देखिए क्या है, मेकअप का सामग्री मिला है, लिपस्टिक ये सब मिला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लिपस्टिक है। शीशा मिला है, वो मुंह देखने वाला मिरर मिला है। मनका मिला है, गुड़िया मिला है जो बच्चा सा खेलता है गुड़िया से। सुई मिला है, सुई धागा मिला है। अलंकृत ईंट मिला है, पका हुआ ईंट मिला है। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, मतलब बिल्ली का जो पीछा करता है उसका कुत्ता मिला हुआ है। और जो चिन्ह होता है पैरों का निशान भी मिला है। और देखिए रोपर, अब रोपर से भी, रोपर की खुदाई 1953 में हो गई थी, ठीक है। रोपर की खुदाई 1953 में हो गई थी। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में सबसे फेमस नदी क्या है, तो सतलज नदी, ठीक है। और रोपर देखिए यह मानव के साथ साथ, यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। रोपर में क्या है कि जो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की, और रोपर में जो है ना मानव के कुत्ता के साथ साथ मानव को भी दफना दिया जाता था। कुत्ता का डॉग, कुत्ता के साथ साथ मानव को भी दफना दिया जाता था रोपर में, तो इसीलिए ये क्या हो गया। हाँ यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था रोपर में। यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया। अब यहाँ पे देखिए नोट्स, यहाँ पे ये वाला नोट्स है देखिए, ऐसा ही सब नौपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहों में मिला था। अब देखिए अब यहाँ पे आता है बनवाली। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है बनवाली, हरियाणा में एक जगह का नाम है बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी समीप रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली कहाँ है,
हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। देखिए, हालांकि सिंधु सभ्यता में जितने भी सड़क थी वो सब चौड़ी थी और सीधी थी, लेकिन चौड़ी में भी चौड़ी मोहनजोदड़ो के थी, और सिंधु सभ्यता में सभी चौड़ी सड़क थी, सीधी सड़क थी, लेकिन बनवाली ही एक ऐसा जगह है जहाँ का जो सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का जो सड़क था ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर था। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट था, पूरब से पश्चिम की ओर था। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता का जो सड़क था पूरब से पश्चिम था, तो सड़क पर जो वो गर्दा होता है साफ, मतलब कि पूरब हवा बहे तो फिर सड़क साफ हो जाए, और पश्चिमी हवा भी बहे तो सड़क साफ हो जाए। तो देखिए, यहाँ से इतना चीज़ मिला है। और कालीबंगा, देखिए कालीबंगा आप देखते हैं क्या है। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा न है राजस्थान में है कालीबंगा। देखिए, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी। क्वेश्चन आएगा चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पे जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, देखिए जोता हुआ खेत मिला है। हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्घर नदी के किनारे हैं। घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्घर नदी के किनारे। और यहाँ पे देखिए, इसकी खुदाई बीके थापड़, इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बी लाल ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे धौलावीरा, देखिए हम तो देखिए कहेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, हरियाणा का राखीगढ़ी था। और दूसरा सबसे स्थल गुजरात का धौलावीरा था। तीसरा सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, और चौथा सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा। तो देखिए, अब धौलावीरा पढ़ते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हम आपको ही बताएं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल गुजरात का धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की धौलावीरा का। अब सुरकोटदा में देखिए, यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। हड्डी, घोड़ा का कंकाल। क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़ा का कंकाल कहाँ से मिला है, तो गुजरात के सुरकोटदा से। घोड़ा का कंकाल कहाँ से मिला है, खोपड़िया को कंकाल कहते हैं। घोड़ा का कंकाल सुरकोटदा से मिला है, गुजरात के। अब देखिए, लोथल हम आपको बताए थे पहले कि लोथल में जो है, लोथल का जो इमारत था उसका घर का दरवाज़ा ठीक सड़क पर ही खुल जाता था ताकि व्यापार अच्छे से हो सके। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। देखिए, लोथल में एक बंदरगाह भी मिला है। ठीक है, यहाँ से गोदीवारा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। आपको बताए थे, समझ गए होंगे। यहाँ का जो दरवाज़ा था वो सड़क पे ही खुलता था ताकि व्यापार अच्छे से हो सके। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। ठीक है, लोथल हो गया। अब देखते हैं आगे इधर है क्या। यहाँ इतिहास सभ्यता, मिस्र सभ्यता देखिए। अब देखिए, यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर से घोड़ा का कंकाल मिला, सॉरी घोड़ा का कंकाल कह रहे हैं। धान का जो भूसी मिला है ना, रंगपुर मिला है। रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिला है। रंगपुर से धान की भूसी मिला है। सिंधु सभ्यता का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। देखिए, धौलावीरा है नहीं, धौलावीरा था, अभी है राखीगढ़ी, हरियाणा का राखीगढ़ी, गुजरात और पाकिस्तान। देखिए, हाँ हो गया। देखिए, भारत, और यहाँ पे आ जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा का। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा का। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए।
सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। नगर मतलब शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा पूरब से पश्चिम दिशा थी, जिससे हवा द्वारा सड़क साफ हो सके, स्वतः साफ हो सके। हवा मतलब पूरब से पश्चिम की ओर अगर सड़क रहेगा तो पूरब का हवा बहेगा तो सड़क साफ हो जाएगा, अगर पश्चिम का भी हवा बहेगा तो भी सड़क साफ हो जाएगा। देखिए, और सिंधु सभ्यता में जितना भी नाली थी वो सब नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लोग कृषि करना जानते थे। इनका व्यापार विदेशी तक होता था। इनका व्यापार जो है विदेश तक होता था। विदेश तक सामान जाता था, आता था। इनका समाज मात्र सतात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक लिपि के कोई आज तक पढ़ा ही नहीं गया कि क्या लिखा है। आया अंग भंग ऐसे लिख के चल गया। बताइए क्या लिखा है, मतलब कि ऐसा लिखा कि कोई पढ़वे नहीं किया, वो ऐसा लिख के चल गया से। देखिए, इनके मुहर पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है, ठीक है। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य नहीं था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलो का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध का तलवार से परिचित थे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, देखिए पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो आप लोग याद रखिएगा लोहा से। सिंधु सभ्यता के जितने भी लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। और किस चीज़ से परिचित थे, तो देखिए सोना यानी गोल्ड, सोना से परिचित है। और चांदी, सोना से परिचित है, चांदी से परिचित है, और तांबा से भी परिचित है। तांबा, सोना, चांदी, तांबा, कांसे से भी परिचित है। सिर्फ और सिर्फ किस से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, अब आता है मेसोपोटामिया। लेकिन इधर देखिए फारस का सभ्यता, इधर कुछ है क्या? रोम की सभ्यता है, ये है मिस्र की सभ्यता। देखिए मिस्र की सभ्यता क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आएगा चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड का मतलब हम आपको बताए थे मट्टी का जो बर्तन है उसको मृदभांड बोलते हैं। और टेराकोटा किसको बोलते हैं? टेराकोटा भी मिट्टी का बोलते हैं। पका हुआ जो बर्तन आता है, कपटी, ये सब टेराकोटा उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व थी। 3100 ईसा पूर्व का हम मतलब आपको बताए थे, BC भी आप लोग कह सकते हैं ईसा पूर्व को, ठीक है। तो 3100 ईसा पूर्व थी। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है, ठीक है। यह मिस्र की रेगिस्तानों में स्थित है। और ये देखिए, इसे नील नदी के किनारे है, ये नील नदी के किनारे है। इसे नील नदी की देन कहते हैं, मतलब कि नील नदी के किनारे है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कहता है ये, इस सभ्यता का विकास फिरोज के नेतृत्व में किया गया था। फिरोज के नेतृत्व में किया गया था इस सभ्यता का विकास। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्या कहता है, देखिए इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ तथा अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, ठीक है। और देखिए अब आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन फंसेंगे कि पिरामिड क्या होता है और मम्मी क्या होता है। मम्मी, देखिए पिरामिड पहाड़ टाइप का एक स्थल होता है, पहाड़ टाइप का होता है। हम आपको बता रहे हैं पिरामिड, देखिएगा मान लीजिए कोई इधर से जगह चला गया, फिर इधर चला गया और इधर चला गया, ये जो है पिरामिड है। और यहाँ पे पहाड़ टाइप का एक ऐसा स्थल था, इसी को पिरामिड था। और यहाँ पे जो आदमी भी रहता था, यहाँ पर आदमी भी घूमने जाता था, पिरामिड। तो ये हो गया पिरामिड। और मम्मी क्या होता है, तो देखिए मरा हुआ लाश को जो है ना केमिकल मिला करके उसमें रख दिया जाता था, मरा हुआ लाश को, उसी को मम्मी बोलते हैं, ठीक है। तो पिरामिड और मम्मी आप लोग समझ गए होंगे। पिरामिड देखिए ऐसे त्रिभुजाकार था, ये भी पहाड़ टाइप का था, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। और देखिए गीजा भी था, गीजा तो उसी के किनारे था ना, हाँ हो गया, हाँ। अब देखिए गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध गीजा एक जगह का नाम है,
देश का नाम है, ठीक है। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है वहाँ। और रोमन की सभ्यता, रोमन की सभ्यता देखिए, अब रोमन की सभ्यता पे आते हैं। रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व था, 600 पुराना था, 600 बीसी था, ठीक है। यह इटली में विकसित थी। रोमन की सभ्यता इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने जो है पूरे भूमध्य सागर पर जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। यहाँ पे देखिए, प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेषों सुरक्षित बचे हुए हैं, ठीक है। जो पर्यटन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। देखिए यहाँ पे पर्यटन के लिए मतलब आप समझते हैं, घूमने फिरने वाला जगह को हम पर्यटन कहते हैं। यहाँ पे घूमने फिरने जा सकते हैं, घूमने फिरने लोग बहुत जाते हैं, ठीक है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस और सीजर एवं अगस्टस थे। सबसे दो प्रमुख राजा थे, जूलियस सीजर एवं अगस्टस। जूलियस सीजर और अगस्टस। देखिए अब क्या कह रहा है, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, वाइले ने स्पीकर का जो भी है ने किया लिखा था, ने लिखा था। अब फारस की सभ्यता देखिए, देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व था, 500 बीसी था। यह वर्तमान ईरान में थी। ईरान एक देश का नाम है, वहीं पे थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। देखिए पारसी लोग जो है ना, वो झगड़ा झंझट नहीं जानते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं पारसी लोग, झगड़ा। देखिए यहाँ पे सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया, ठीक है। वहाँ पे स्पार्टा एक होता है, स्पार्टा भी एक घाटी का ना, सिंधु सभ्यता का, जैसे सिंधु सभ्यता कैसे हो वैसा ही स्पार्टा है। देखिए अब स्पार्टा क्या है, देखिए स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस ने 20,000 सैनिकों को मौत दे दी, 20,000 सैनिकों को मार दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीस कर लिया था। जर्कसीस ने धोखे से अधिकार कर हरा दिया, इसको हरा दिया, ठीक है, धोखे से। और पीली नदी की सभ्यता, देखिए पीली नदी की सभ्यता, यह प्राचीन में 5000 बीसी ईसा पूर्व है। चीन पीली की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व है, ठीक है। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता बोल रहे हैं। पीली नदी की सभ्यता एक उपजाऊ भूमि पर थी। यहाँ पे नदी के किनारे थी, पीली भी थी, नदी के किनारे थी। और यहाँ पे चावल का भी खेती होता था आसानी से, क्योंकि यहाँ पे पानी है ही। आते हैं ऐतिहासिक काल हम आपको अभी बताए ही थे। देखिए ऐतिहासिक काल, अब देखिए इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। मतलब कि इसमें तो लिखा गया और पढ़ा भी गया, और इसे पढ़ा भी गया। देखिए पढ़ा भी जा सकता है या गया, बात बराबर ही पड़ता है। इसके अंतर्गत वैदिक से लेकर अभी तक का समय आता है। मतलब कि ऐतिहासिक काल में है ऐसा कि लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। क्या लिखा पढ़ा भी गया, क्या नहीं लिखा पढ़ा गया। लेकिन एक आध ऐतिहासिक था, उसमें क्या किया बकलोलबा ऐसा न लिख के चल गया कि उन्हें कोनो पढ़वे न किया, ठीक है।
अब यहाँ पे मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 BC था। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 BC 10,000 ईसा पुराना था। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता शहरी थी और ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया थी, मतलब गांव में थी। ठीक है मेसोपोटामिया। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। इस समय के मंदिरों का जिगुरद देखिए मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था उसको 4 भाग में बांटा गया। ये जो 4 भाग आप देख रहे हैं ना, ये 4 भाग को मिलाकर एक सभ्यता बना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता। इसमें सबसे प्रसिद्ध था बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, तो इस 4 सभ्यता को मिलाकर एक बना हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप लोग याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा। देखिए सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता। ठीक है, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा जो है बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और विकास कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता का थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, विश्व की सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की सबसे पुरान सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ ये हो गया ख़त्म। अब पीली नदी की सभ्यता ख़त्म हो गया। ऐतिहासिक काल हो गया। देखिए अब ऐतिहासिक काल में इतना चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए क्या है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी मतलब आप समझते हैं, अभिलेख मतलब आप समझते हैं अभिलेख मतलब होता क्या है। देखिए अभिलेख उसको कहते हैं पत्थर पर खोद के लिख देना अभिलेख कहलाता है। पत्थर पर खोद के लिख देना अभिलेख कहलाता है, खखोर के लिखना। ठीक है, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक है, डेरियस ने किया था। और देखिए यहाँ पे अब क्या है, पहला अभिलेख कहाँ जो बोगजगोई से मिला है। कहाँ से मिला है? बोगजगोई से। देखिए बोगजगोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। ठीक है, और हाथी गुफा का अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, हाथी गुफा का अभिलेख उड़ीसा। इसके कलिंगराज और उसके बाद जो है उसके बाद में खाखेल। देखिए यहाँ पे खाखेल ने लिखा, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। गंगवंश था, मतलब गंगवंश। ठीक है, एहरो अभिलेख राजस्थान में है।